जय हिंद दोस्तों। आज आपका जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो हमारे उन स्टूडेंट के लिए है जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2023 की परीक्षा में कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड से, या और जितने भी बोर्ड है वो 10 वाले का पहली बार ही बोर्ड पेपर शुरुआत होता है बोर्ड से, तो उन लोगों के लिए है। और खासकर विज्ञान का पेपर बनाया गया है जो आपको 27 फरवरी के दिन होने है। तो ये बिल्कुल उन्हीं के लिए ये पेपर है, और बिल्कुल इससे कोई छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे तो आपको और कहीं किसी वीडियो की या किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही खासकर बनाए गए हैं, जो केवल आपकी परीक्षा में ही आएगा पक्का। 100% इसी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, पेश है आपके लिए ये वीडियो, बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में आप जानते हैं कि ये प्रश्न पत्र केवल एक प्रश्न पत्र का होगा। समय आपको 3.25 घंटे मिलेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने को दिया जाएगा। इसमें देखिए 20 नंबर OMR सीट पर आपको आंसर देना होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के होंगे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके एक ही साइंस में एक ही सब्जेक्ट है साइंस, उसमें से 3 भाग लिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से 20 नंबर पूछे जाएंगे। उसके बाद में 50 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर के 70 नंबर का आपका ये विज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, और 20 नंबर आपका OMR सीट पर भरना होगा। तो देखिए, पहले हम विकल्प की ओर चलते हैं। ये विकल्प है आपका उपखंड का पहला विकल्प है। और बच्चों, पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। तो आपका आंसर क्या सही है? बी आपका आंसर सही है, अनंत। यहाँ पर नीचे आपको दिया गया उत्तर भी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और समय ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए आप बिल्कुल ज़्यादा उधर टहले घूमे नहीं, और बिल्कुल आप परीक्षा की तैयारी करें। तो क्या हुआ? पहला ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा? ये आपका जो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। एफ बराबर कितना है आपका? 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आर आपको फाइंड करना है, आर आपका मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है? कि सूत्र बराबर होता है F/R/2, F/R/2। ये आपका एक सूत्र है। तो F का मान कितना है? 10। और आपको इससे पूछा क्या जा रहा है? R पूछा जा रहा है। तो R ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2F, है ना। तो R बराबर 2F हो जाए। और F का मान आपको कितना ऑलरेडी दे दिया गया? 10। F का मान कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा, सूत्र है F बराबर R/2। तो R बराबर क्या हो? ये F यानी 2F, R बराबर 2F, ये एक सूत्र बना, R बराबर 2F। तो R का मान आपको ज्ञात करना है। तो R का मान R इक्वल टू होगा 2F, यानी 2 को 2 से गुणा कर देंगे F के मान को। तो F बराबर कितना है आपका? 10। तो 2 गुणे 10, यानी 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। कितना होगा? 20 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? ये देखिए आपका, तो क्या हुआ आपका? R बराबर हो जाएगा 2F, और F का मान कितना दिया गया? F का मान आपका 10 है ही। तो 2 गुणे 10 इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी R बराबर ये हो जाएगा 2F का मान ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सही है 20 सेंटीमीटर। कितना? समझ लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिएगा।
ये सही है आपका। देखिए बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझ लेना है यहीं पर कि अगर आपकी त्रिज्या दी हुई है, दर्पण की अगर त्रिज्या यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया जाता या 10 सेंटीमीटर दिया जाता और कहा जाता कि फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फोकस दूरी अगर ज्ञात करना होता, अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो फोकस दूरी को फाइंड करने के लिए आपका सूत्र वही लगेगा, एफ इक्वल टू r/2। तो जितना भी आर का मान होगा, आर के मान को आधा कर देंगे यानी 2 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे तो एफ का मान निकल आएगा। और अगर एफ का मान दिया है, आर का मान पूछेगा आपसे, तो आर के मान को करने के लिए जितना भी एफ का मान दिया जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 में से एक सवाल आपसे बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें और वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र है आपका। तो आंसर इसका क्या सही है? इसका आंसर है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो कैसा होता है वो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। सी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है किसके? तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। कितना? 786 वाट के। तो आपका कौन ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर ये होता है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होती है जबकि डीसी जनित्र में द्विप परिवर्तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है सही है आपका? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि जितने ऊर्जा स्रोत का उपयोग में लेते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है? तो अनंत सौर ऊर्जा के भी उत्पन्न नहीं है कौन? ये आपको बताना है। ये है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये कौन सही है? न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया उपखंड खा। अगला है, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप जानते हैं कि 1 से 6 तक अम्लीय, 7 पर उदासीन और 7 से जब अधिक हो जाएगा तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा गया जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, तो शुद्ध जल का जो H2O मतलब जो H2O है शुद्ध जल का, उसका पीएच मान कितना है? 7 है। ठीक है, 7 पीएच मान है। क्योंकि उदासीन माध्यम में जल पीएच मान कितना हो जाता है? 0 होता है।
और 0 कब होगा, उदासीन कब होगा, जब उसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्षारीय विलयन, अगर अम्लीय विलयन कहा जाता तो 1 2 3 4 होता, लेकिन यहाँ पर क्षारीय विलयन बताया गया है कि क्षारीय विलयन क्या होगा, तो 7 पर उदासीन जब हो जाता है तो क्षारीय 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है आपका, चौथा सही, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, 7 से अधिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा कि पिए जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है क्या। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, यानी CaOCl2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, फर्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, इससे 2 चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी पता हो जाएगा और आप वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप लगाते हैं क्यों। तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन का लेप लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का अविपेशीय नाम क्या है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का जो अविपेशीय नाम है वो क्या है। देखिए एसिटिक अम्ल में क्या, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। तो जहाँ पर OOH होता है तो ओइक एसिड हो जाएगा, और 2 कार्बन है तो एथेन के साथ में ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। क्या होगा, एथेनोइक। तो कौन सही है आपका, एथेनोइक एसिड जहाँ है वो आपका सही है, ये आपका एथेनोइक एसिड सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा धातु क्या है, तो मुद्रा धातु इसमें जो है वो क्या है, कॉपर है, Cu। क्या है, Cu, यानी कॉपर आपकी मुद्रा धातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैट में मुख्यतः होता है, तो मैट में मुख्यतः क्या होता है, मैट में मुख्यतः होता है ये Fe2S तथा Fe2S3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया अब उपखंड का गा का, ये एकृत स्रावित करता है क्या, पित्तरस, लार, जठररस, अग्न्याशयिक रस। तो जो एकृत होता है वो क्या करता है, पित्तरस का स्राव करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किसमें। आपसे पूछ रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस में आता है, बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, दाएं निलय में, किस में, तो बाएं अलिंद में। किस में, बाएं अलिंद में। आपका आंसर क्या सही है, ये ऑप्शन आपका सही है, बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन में पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पौधों में भोजन का स्थानांतरण हुआ तो वो है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, ये फ्लोएम के द्वारा भोजन ऊपर से नीचे आता है। ध्यान रखना कि भोजन ऊपर से नीचे आता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लोएम। और जब जो जल तथा मिनरल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो अगर पूछा जाएगा तो आपको कहना होगा जाइलम। क्या कहेंगे आप, जाइलम। तो ध्यान में रखना है, नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है जाइलम और ऊपर से नीचे लाने का काम करता है फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थ जो भोजन बनता है कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है, पत्तियों के द्वारा, तो ऊपर से नीचे आता है यानी फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, क्लियर। और नीचे से ऊपर जाएगा तब जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन अगर जल और खनिज पदार्थ का सम्मान होगा, स्थानांतरण होगा तो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और जब भोजन का स्थानांतरण होगा तो फ्लोएम के द्वारा। ये 2 वाहिनियाँ, क्लियर।
आगे क्वेश्चन बढ़ो। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है भाई, ये आपको बताना है। तो ये करता है यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, देखिए, केवल जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि विटामिन दो प्रकार की होती हैं, एक है जल में घुलनशील विटामिन और एक है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी, ये आपकी जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। और ये डी ई के, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन। ये डी ई के, ये आपकी कैसी है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन जो जल में है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सी विटामिन है ना, क्योंकि बी और सी है ये। और ए डी ई के आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्यान में रखना इस चीज़ को, इससे क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, वरना आप कंफ्यूज में हो जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को बताया जा रहा है। लैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, किसमें? ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद। देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही देना चाहिए, लेकिन हमने 25 क्वेश्चन दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये मत समझना कि 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नहीं 20 ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जब बढ़ा दिए 5 क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना आए। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ये है अंडाशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में कायिक परिवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? तो कायिक परिवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? तना। जो तना है वह अधिक अनुकूलन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फास्ट चले। मनुष्य में शुक्राणुओं के ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है वो 22 जोड़े यानी 44 होते हैं। कितने हैं? 44 होते हैं। ये आपका सही है। और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों क्लियर करने होंगे। अगला क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, और मादा में जो लिंग गुणसूत्र है वो XX होता है। ठीक है, तो अगर X और Y है तो यह है आपका पुरुष। ठीक है, और अगर XX है तो ये है मादा। XX मादा होती है। तो महिला अगर मादा लिंग गुणसूत्र पूछा जाएगा तो आपको XX कहना होगा, और अगर पुरुष लिंग गुणसूत्र पूछा है तो X और Y कहना होगा। क्लियर? चलिए, तो क्या पूछ रहा है? पुरुष में लिंग गुणसूत्र। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होगा? XY। और अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि क्या है? तो परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है वैसक्टॉमी और ट्यूबोक्टॉमी। तो चाहे वैसक्टॉमी होगा तो भी आप टिक करेंगे, अगर ट्यूबोक्टॉमी होगा। जो वैसक्टॉमी है वह है पुरुष नसबंदी, और ट्यूबोक्टॉमी है महिला नसबंदी। ठीक है, तो कौन इसमें सही है? इसमें है वैसक्टॉमी। क्लियर? चलिए, देखिए ये आपको ये ओमार सीट है। इस तरह से आपको ओमार सीट 20 की रहेगी, उसमें से आपको फिलअप करना होगा नाम, अनुक्रमांक, और जितने अभी आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसको इसमें गोले में भर देना है। ध्यान रहे, गोला भरते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि गोला से बाहर तुम्हारे कलम ना जाए। दूसरी बात, अगर एक गोले को टिक किया है तो उसी को गोले को आप टिक करेंगे, दूसरे गोले को मत देखना, वरना ओएमआर सीट में जो डाले गए आंसर खराब हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो कापी, ये ओएमआर सीट है, ये कंप्यूटर से चेक होगी कापी, तो इसलिए आप इस पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। कोई इसमें अनावश्यक आप लिखना पढ़ना नहीं होगा। बस आपको नाम, क्लास, अनुक्रमांक, विषय, दिनांक ये लिख करके और अपने गोले को भर देना है। 4 में से एक ही गोला सही है, एक ही गोले को आपको चूज करना है। ठीक है, अब आ गया आपका वर्णात्मक प्रश्न। देखिए ये है क्वेश्चन है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ पर आपको एफ ज्ञात करनी है।
तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2, और r बराबर 2f होता है। अब इसको पहले ही विकल्प में भी सिद्ध करवा दिया गया है। तो आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, r बराबर 20 सेंटीमीटर। ये देखिए r आपका कितना है, ये r = 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान क्या होगा, r/2, तो r का मान 20 है, तो 20/2 होगा, 2 कम 2 2 हम 20, तो एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर 10। एफ बराबर 10 यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल आपको लगाना होगा, ऐसे ही अगर आप करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यह बराबर आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। u बराबर -10 सेंटीमीटर, तो v का मान आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र है आपका, ये देखिए सूत्र से 1/v प्लस 1/u = 1/f। तो 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। आप मान रख देंगे 1/15 प्लस 1/10। तो 15 और 10 का लासा कितना हुआ, 30। तो 15 दूना 30 और 10 × 30 2 × 3 बराबर 5, यानी 5 1/v बराबर 5/30। तो इसको आप सरल कर लीजिए, b बराबर निकालिए। तो b बराबर जब करेंगे तो 30/5, 5 × 5 और 5 × 30, यानी b बराबर कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर आ गया ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे से 6 सेंटीमीटर दूर पर प्राप्त होगा, आभासी और सीधा होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके निवारण के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए, ये चाहिए क्वेश्चन आ जाए। तो दूरदृष्टि दोष आप जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई यानी निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, इसकी फोकस दूरी, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, यानी नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये दोनों कारण है, आपको ये फिगर बनाना होगा। फिर कह रहा है इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूरी पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यानी रेटिना एफ पर ना बन करके रेटिना के पीछे पर बनता है। निवारण देखिए क्या होता है, इस दोष के निवारण के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु एस पर रखी वस्तु से अपने आने वाली किरण को इतना अपसारित कर दे कि किरणें दूषित आँख के निकट बिंदु एन से आती हुई प्रतीत हुई हों, लेंस नेत्र लेंस से आपतित हो तथा प्रतिबिंब आर पर बने यानी रेटिना पर बने। इस प्रकार एस पर रखी वस्तु भी आँख को स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो हुआ। अगला है ये आपसे पूछा जा रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा दूर दृष्टि दोष, अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या समझते हैं और इसके निवारण के उपाय आपको बताएं। तो निकट दृष्टि दोष इसका उल्टा, निकट की वस्तुएं इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र को दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के कम दूरी पर ही आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण है। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए या फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, या नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ये देखिए फिगर में ये चीज़ें, इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना व नेत्र लेंस यानी पी के मध्य में यानी पी पर बन जाता है।
तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका निवारण भी देखिए क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण नेत्र को दूर बिंदु F अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहाँ से चलने वाली किरणें बिना असमंजस क्षमता लाए रेटिना पर मिलती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे। और अनंतता पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के बिंदु F से चली हुई प्रतीत होती है। तब ये किरणें नेत्र लेंस से आपतित होकर रेटिना F पर मिलती हैं, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर परिपथ में 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए तुरंत प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में का सूत्र क्या है, 1/r = 1/r1 धन r2 r3 जितना भी मान होगा। तो r1 क्या यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r धन 1/r। तो आपका यह लास्ट इसमें देखिए हर बराबर है, इसलिए दोनों को ऊपर जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/r = 1/2 जो क्या है 2/4। तो 1/r बराबर होता है 2/4। तो r1 बराबर हो जाएगा उल्ट जाए 4/2, यानी 2 कम 2 2 दूनी 4 2 हुआ। पुनः परिपथ R1 व 2 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो R1 धन R2 सूत्र लगाएंगे। तो इस R1 का मान आपका कितना निकला 2 और 2 आपका जुड़ा है तो ये 4 ओम हो जाएगा। परिपथ में धारा का मान B बराबर IR। तो B बराबर परिपथ में धारा का मान I बराबर B/R। तो यहाँ पर विभवान यानी जो B का मान कितना दिया गया, B का मान आपका 10 है और बटे 4। तो कितना हो जाएगा 2.5 एम्पेयर की धारा बहेगी। अगला क्वेश्चन हो गया, नीचे दिए गए चित्र के बीच में तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए। इस फिगर में बताया गया है कि ये और ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसके लिए आपको पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके बीच में तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 बराबर हो जाएगा आपका 2 धन 3 धन 4, यानी 2 ओम धन 3 ओम, 2 ओम धन 3 ओम धन 4 ओम। तो 4 और 3 2 5 4 9 ओम कितना हुआ 9 ओम। तो हर जो जुड़े हैं वो कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और जो इसका तुल्य प्रतिरोध है ये और ये 9 ओम कितने में जुड़ेंगे, ये आपके समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ठीक है। तो पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उसका जो तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ में समांतर क्रम के मध्य में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और आपका प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 ओम। ठीक है। अब ये 9 ओम और ये 9 ओम किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/r बराबर हो जाएगा क्या 1/9 + 1/9। तो 9 = बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा 1 और 1 2 2/9 क्या हो जाएगा 1/r बराबर 9/2 यानी 2/9। तो r बराबर हो जाएगा 9/2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है। ये देखिए ये 2 3 ओम जो नीचे के थे वो कैसे श्रेणी क्रम में जुड़े थे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए उसका तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, वही होगा, ये होगा आपका 2 ओम 3 ओम 5 ओम, है ना। ये आप लगा लेंगे। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 ये विद्युत धारा लेता है। तो मोटर की शक्ति निर्धारण कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो B का मान दिया हुआ, I का मान दिया हुआ, T का मान 2 घंटे। तो P बराबर BI। तो P का मान आपका कितना होगा 220 और 5
आई का मान आपका 5 है तो लगा देंगे, आपका सूत्र आएगा क्या 1100 वाट। अब ऊर्जा बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति गुणे समय, इस सभी का मान रख दीजिए, आपका आ गया 2.2। ठीक है, अगला ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। इसे सत्यापन के लिए प्रयोग वर्ण परिपथ आरेख भी खींच करके। ओम का नियम देखिए क्या है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके स्वरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि चालक के स्वरों के बीच विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो क्या होगा, विभवांतर प्रोपोर्शनल धारा यानी बी प्रोपोर्शनल आई। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध R हो तो B बराबर RI, मान रख देंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, तो इसका मात्रक होगा ओम बराबर क्या होगा, वोल्ट प्रति यानी वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। क्लियर, सत्यापित कीजिए। ये इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी और इसका सब जो प्रयोग है वो आप कर लेंगे चित्र के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो संयोजन के लिए त्वरित प्रतिरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे तो ये एक दूसरे से, पहली भुजा दूसरे से, दूसरी की भुजा आगे वाली पहली से जुड़ी होगी, इस तरह से। तो इन प्रतिरोधों के बीच विभवांतर आपका B1 B2 B3 हो जाएगा। तो B1 बराबर IR1 सूत्र रख देंगे, ये मान रखेंगे। देखिए ये तो यहाँ पर तो प्रतिरोध ज्ञात होगा R बराबर R1 धन R2 धन R3। ठीक है, समांतर क्रम में भी जुड़ेगा तो समांतर क्रम के लिए जोड़ने का ये है, जब दो प्रतिरोध, जब जितने भी प्रतिरोध हैं उनको एक बिंदु से और दो प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक बिंदु से जोड़ करके उससे सेल से जोड़ दिया जाता है तो इसे समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा है, समांतर क्रम में संयोजन हो जाता है। ठीक है, अब जब समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो R1 R2 R3 में धारा क्या हो जाएगी, I1 I2 I3 हो जाएगी। यहाँ V का मान समान हो जाएगा तो I1 बराबर B R1, I2 बराबर B R2, ये मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 1/R निकलेगा, 1/R बराबर 1/R1 धन R2 धन R3। ये सूत्र में से एक सूत्र आएगा, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, या वैद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपका यही होगा कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो केवल उसी समय तक होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ओम के नियम से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और बंद परिपथ, और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ वाले नियम से ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली व अंगूठे को इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं रखें और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तथा अंगूठा चालक की दिशा में संकेत करता है तो मध्यमा अंगुली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत की संरचना बताइए, यानी एसी आपसे पूछा जा रहा है, एसी करंट के बारे में पूछा जा रहा है। प्रत्यावर्ती धारा देखिए ये है, यह वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी है
दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी एक है AC करंट और एक है DC करंट। ये जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ में कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये अगला आ गया दिष्ट धारा यानी DC करंट। ये DC करंट है। ये कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती है ये आपको देखना है। अब ये उसके बाद में अब आ गया उपखंड। ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है CH3COH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। दूसरा SCH, दूसरे में HCHO, तीसरा है HCOOH। तो देखिए यहाँ पर पहले को क्लियर करते रहो। CH3COH है तो इसका मतलब है कि इसमें 2 कार्बन है और वो एक एसिड जुड़ा है, तो इसका नाम है एथेनोइक एसिड। पहले का क्या नाम हो गया? पहले का नाम हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरे का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका नाम है, एक कार्बन है तो CHO समूह तो अल जुड़ जाएगा, तो दूसरे का नाम है मेथेनल। क्या नाम है? मेथेनल। तीसरे का नाम है मेथेनोइक एसिड, HCOOH है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेनॉल, मतलब चौथे का नाम है मेथेनॉल। यहाँ पर देखिए पांचवें का नाम क्या है? इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 3 कार्बन का नाम प्रोप हो जाता है, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। क्या नाम है? डबल बॉन्ड जुड़ेगा तो इन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन 1 कह सकते हैं आप इसको, प्रोपीन 1। ये है प्रोपाइन। और ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा प्रोपीन 1, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपाइन। और यहाँ पर सातवें में देखिए क्या है? सातवें में 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूट। क्या होगा? ब्यूट होगा। और कहाँ पर इन बन लगा? 1 पर और 3 पर, तो 1,3 डाई ब्यूटीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके इसका नाम दे दिया गया है। पहले का नाम है एथेनोइक एसिड, दूसरे का नाम है मेथेनल, तीसरे का नाम है मेथेनोइक एसिड, तीसरे का नाम है मेथेनल, और यहाँ पर देखिए पाँचवें का नाम क्या है? प्रोपीन, प्रोपाइन, और यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, और यहाँ पर इसका नाम है ब्यूटीन 2 या ब्यूटूइन, है ना, ब्यूटीन 2। तो ये आपके IUPAC नाम लिखने को आएंगे। IUPAC नाम 2 लिखने को आएगा, चाहे नाम आए चाहे संरचना सूत्र बनाने को आए, तो ये आपको घबराना नहीं है, कार्बन के अनुसार आपको नाम लिख देना होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका नाम बताइए, तो इसका नाम देखिए पहले में देखिए 2,2 डाइमेथिल, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देखिए किताब में ये लिखा है आपका 2,2 डाइमेथिल पेंटेन के स्थान पर ये होगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और ये जो आपके जो क्रियात्मक समूह, इसको ये बना दिया गया, ये क्रियात्मक समूह ये दोनों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये पेंटेन नहीं होगा, प्रोपेन होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, ध्यान में रखना, ये प्रोपेन होगा, पेंटेन नहीं होगा। ये आपका है देखिए, ये आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था 2022 में। ये है मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? मेथॉक्सी, क्योंकि ये 1 2 CH3 वो
C2H5 है ना। तो ये आपका इतना हो जाएगा क्रियात्मक समूह और ये हो जाएगा जनक श्रृंखला। तो इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। दूसरे का नाम है पेंटेनोन 2, बहुत सही। इसमें है 2-मेथिल प्रोपेनल, 2-मेथिल प्रोपेनल। ये अगला क्वेश्चन है आपका एथिल एथेनोएट प्रोपेनल प्रोपेनॉल। इसमें देखिए आईपीएससी नाम 2-मेथिल ब्यूटूइन। इस तरह से अगर संरचना आएगी तो आपको नाम लिख देना होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र उपयोग बताइए, बनाने की विधि बताइए। तो ये ब्लीचिंग पाउडर देखिए क्या है, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रेंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र क्या है, CaCl2 है। बनाने की विधि क्या है, यदि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका, तो आपका ब्रेंजक चूर्ण बनता है, यानी CaOCl2 बनता है। गुण देखें क्या है, ये एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन से गंध आती है। इसे जल में घोलकर जल गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती है तथा इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। अम्ल ये तन अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। कैल्शियम क्लोराइड जब H2SO4 से क्रिया करता है तो क्लोरीन निकलती है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है, ठीक है। ये ऊन को देखिए उपयोग क्या है, ऊन को साफ सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, सूती लकड़ी लुगदी आदि का रंग उड़ाने में ब्रेंजक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की विधि बताइए। तो जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। ये जिप्सम है आपका, और जिप्सम को जब 120 से 130 पर गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। गुणधर्म देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो तेज गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और शीघ्रता से जम जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमना कहते हैं। उपयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग चिकित्सा में प्लास्टर करने में, सांचे बनाने में, मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है, जब केवल समीकरण देना, एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म किया जाता है। ये देखिए, जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म किया जाता है तो सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, ये अपक्रिया आपको देखना। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया कैसे कहते हैं, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कैसे कहते हैं, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे अवशोषित ऊष्मा शोषी कहते हैं। जैसे N2+O2 में NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा। ऑक्सीकरण अपक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। जब किसी अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी क्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। सल्फर के साथ में ऑक्सीजन जोड़ा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। ये देखिए, आपको संतुलित करना है। क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अपक्रिया करता है। तो H2SO4 जब NaOH से अपक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा। ये आपको, ये भी आपको संतुलित अपक्रिया भी आपसे पूछी जाएगी 1-2 नंबर की। तो ये देखिए, सब समीकरण संतुलित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऊपर के और ये नीचे के, ये आपके हल है। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह मूलक आ जाता है, ठीक है। जैसे यह
जैसे आयरन के साथ में कॉपर सल्फेट का विलयन जब मिलाते हैं तो फेरस सल्फेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से द्विविस्थापन अपक्रिया जिन रासायनिक अपक्रियाओं में यौगिकों के आयनों तथा घटकों की अदला बदली होकर के नए यौगिक का निर्माण होता है उसे उभय प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़ करके केवल एक ही प्रकार के परमाणु यानी पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन से अपक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ये ट्राइस्टेरीन जब अपक्रिया करता है अन्य OH से तो यहाँ पर आपका साबुन बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका 3NaOH होना चाहिए। ये 3NaOH अपक्रिया करेगा तो आपका एक क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। क्लियर। अच्छे साबुन की विशेषता लिखिए तो अच्छे साबुन के गुण निम्न होने चाहिए। नंबर 1, साबुन क्षार नहीं होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। प्रयोग में लाने पर साबुन चटकता नहीं है। साबुन चिकना मुलायम होना चाहिए, खुरदुरा साबुन नहीं होना चाहिए। ये मेंडलीव की आवाज़ सारणी पर भी एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। मेंडलीव की आवाज़ सारणी के गुण और दोष बताइए। तो मेंडलीव की आवाज़ सारणी के देखिए मुख्य लाभ ये है, अगला खंड आ गया अब आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। ये 6CO2H2O से अपक्रिया करेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार आपको बताने हैं। तो मनुष्य में 2 प्रकार के दांत आते हैं, एक अस्थायी दांत और एक जो है अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी दांत कैसे होते हैं, डाइफाइडांट होते हैं जो 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक रहते हैं। फिर अस्थायी दांत, ये दांत हट जाते हैं तब उसके बाद में परमानेंट दांत आते हैं। दांत के प्रकार बताया गया, दांत 3 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रंध्र, अग्रचौड़क और चौड़क। ये ठीक है। यकृत क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जो हल्के पीले रंग की पित्त का निर्माण करती है। यकृत के कार्य देखिए, यकृत कोशिका हेपारिन नामक पदार्थ का स्राव करते हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ये सब चीज़ें हैं, देख लीजिए। विटामिन की परिभाषा दीजिए, जल में घुलनशील 2 विटामिन के बारे में बताइए। तो विटामिन देखिए वो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षी प्रदान करते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है, इन्हें वृद्धि कारक भी कहा जाता है। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन B और C और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, A, D, E, K। ठीक है, ये देखिए। अब आपसे पूछा जाए किस में क्या पाया जाता है तो विटामिन E, C सबके नाम है, किस में कौन चीज़ पाया जाता है। कमी से होने वाले रोग, ये की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से रवेरी, C की कमी से स्कर्वी, D की कमी से सोखा या अस्टिमलेसिया। रुधिर लसिका में अंतर देख लीजिए, रुधिर लसिका में अंतर है। यहाँ देखिए अगला है पादपों में फ्लोएम तथा भोज्य पदार्थों का स्थानांतर। तो मैंने इसको पहले ही आपको क्लियर कराया है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतर फ्लोएम के द्वारा होता है, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। कम प्रासरण, दाब अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य भी देखिए, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को संक्षेप में लिखिए। तो भी आपको बताया गया है, ये आएगा लॉन्ग आंसर में, ये आपको बताना होगा। तो इसको बिना स्किप किए हुए आपको इस वीडियो को उतार लेना होगा इसे। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर परिवहन का परिभाषा लिखिए। खुला बंद दोहरा परिसंचरण तंत्र समझाइए। तो ये आपको समझाना होगा। ये
वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों से पत्ती प्रयोग के द्वारा आंतरिक ऊतकों में अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की आवश्यक बुराई है। ये अतिरिक्त जल की मात्रा वायुमंडल में फेंक देता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण, तापमान, इसके मान को लिखना है। निषेचन किसे कहते हैं? ये देखिए निषेचन, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। तो निषेचन देखिए नर और मादा केंद्रकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। वर्तिकाग्र से परागण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है ना, ये चीज यहाँ पर देखिए जाइगोट बनता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लिंग गुणसूत्र क्या है? मानव में सभी कायिक गुण, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, और शेष एक जोड़ा गुणसूत्र होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। ये अगर 22 जोड़ा प्लस XX वो XY हुआ तो 46 गुणसूत्र होते हैं, पुरुष के हो जाएंगे, और 22 जोड़ा तथा XX होगा 46 तो आपका स्त्री जन्म कोशिका बन जाएगी। ये लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये देखिए द्विसंकर क्रॉस आपको दिखाया गया है। अगला है रंध्र स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आपका स्टोमेटा है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ये आपका स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा खुलता बंद होता है। ठीक है। ये ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।